माय नेम इज़ मनीषा वाधवानी। अगेन आपके सामने एक नया लेक्चर के साथ में आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी और हम 2-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करने की ट्राई करेंगे, जिससे कि आपको आगे एमसीक्यूज़ करने में थोड़ा दिक्कत कम होगा और बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो। होप सो आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑलरेडी हमने दो एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट की समझी है। एक तो है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई होप सो आपको ये दोनों एक्टिविटीज़ पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन्स आते हैं, क्या सेल होता है, किसको क्या परचेज में किधर जाता है, सेल किधर जाता है, आपके एक्सपेंसेस कहाँ पर डाइवर्सिफाई होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, हमारा मोटिवेशन ऐसे बना रहता है। तो आज हम जो नेक्स्ट एक्टिविटी डिसाइड करेंगे वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने ऑलरेडी आपसे क्लियर आउट किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज़ आती हैं। एक आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है, एक आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आती है, एक आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती है। ऑलरेडी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है ना, द थर्ड सेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट रिपोर्ट द कैश पेड एंड रिसीव फ्रॉम एक्टिविटी विथ नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर कैपिटल। देखो, इसमें सारी जो भी आपके फाइनेंस से संबंधित जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं। अब फाइनेंस से संबंधित ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, जैसे मैंने अपने कैपिटल इशू की, मैंने डिवेंचर इशू किए, या मैंने डिवेंचर रिडीम किए, या मैंने लोन का रीपेमेंट किया, है ना, या मैंने ना लोन का रीपेमेंट किया और कहीं से अमाउंट लोन ली, वो भी इसमें आएगा। उसके बाद आपने डिविडेंड पे किया इंटरिम डिविडेंड, वो भी आपके इसके अंदर आ जाएगा। आपने शेयर इशू किए, आपने शेयर रिडीम किए, वो सब चीज़ें किस में आएंगी, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है फाइनेंस से रिलेटेड, वो आपकी किस में आ जाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाती है ना। अब देखो, इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि कैसे होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स आते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, आपके शेयर इशू करने से आपको जितना भी कैश मिला, इशू ऑफ डिवेंचर्स आ जाएंगे आपके पास में, आपने कोई भी लोन की अमाउंट रीपे की वो आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो आपकी क्या हो जाएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। अब आपका इनफ्लो क्या होता है और आउटफ्लो क्या होता है, मतलब जहाँ कहाँ पैसा जा रहा है और कहाँ से पैसा आ रहा है। अगर मैंने शेयर इशू किए या इशू किए डिवेंचर्स तो मेरा इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है मेरे पास में, है ना। और आउटफ्लो क्या हो गया, रिडीम हो गए शेयर, है ना, या मैंने अपने शेयर सेल कर दिए, डिवेंचर आपने रिडीम कर दिए, या आपने बायबैक कर दिया इक्विटी शेयर्स को, डिविडेंड को पे किया, वो सब आपका आउटफ्लो एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल नंबर 3, इक्विटी शेयर कैपिटल 31/12/2006 और 31/12/2007, दो बैलेंस शीट आपको दे रखी है, दो आपके पास बैलेंस शीट है। अब इसमें आपको करना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसका कैसे ट्रांजेक्शन होता है ना। देखो, इशू ऑफ कैपिटल आपके पास 4 लाख था 2006 को, और 2007 में वो कितनी होगी, 5 लाख रुपए। देखो, अगर 2006 में मेरी कैपिटल 4 लाख थी और 2005 में 5 लाख रुपए हो गई, तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि जो 1 लाख रुपए हैं वो मैंने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर और शेयर इशू किए। ये आपके पास में जो ओपनिंग की कैपिटल है और जो क्लोजिंग की कैपिटल है, अगर वो इंक्रीज़ हुई है तो मतलब आपने शेयर और इशू किए हैं, मतलब 1 लाख रुपए आपने क्या किया, इशू ऑफ शेयर, तो ये आपका आ जाएगा इशू ऑफ शेयर 1 लाख रुपीज़, ठीक है। सेकंड है 10% डिवेंचर आपके पास 1,50,000 थे, अब 1 लाख की बच गए। आपके पास डिवेंचर कितने थे, 150 के थे, और अब कितने बचे आपके पास में, 1 लाख रुपए बचे।
150 के थे, अब आपके पास 1 बचे, मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर डिवेंचर्स सेल किए हैं, मतलब तो उसको सेल करने को आप क्या बोलोगे, रिडीम करना। मतलब मैंने डिबेंचर क्या कर दिए, रिडीम कर दिए, ठीक है। तो ये 50 आपके पास क्या हो गया, 50,000 के डिबेंचर रिडीम हो गए। और यही अगर इधर 200 होता तो 50,000 रुपये के शेयर्स में क्या कर देती, इशू कर देती। अगर वो इंक्रीज़ होके आता तो मीन्स मैंने ड्यूरिंग द ईयर इशू किए, और अगर डिक्रीज़ होके आया है अमाउंट तो मतलब मैंने ड्यूरिंग द ईयर क्या कर दिया है, रिडीम कर दिए हैं, ठीक है। तो रिडीम करना आपके पास क्या आ जाएगा, कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो हो जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा 50,000 रुपये तो। और आपने इशू किया मतलब आपके पास पैसा आया है 1,00,000 रुपीज़। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 40,000 का था, अब आपका 50,000 रुपये का हो गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपका कितना हो गया, 10,000 रुपये का, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे मैंने 10,000 का इंटरेस्ट पे किया तो वो भी 10,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1,10,000 रुपीज़ माइनस 60,000 रुपीज़, तो टोटल आपकी कितनी आ गई, 50,000 रुपीज़। देखो अगर आपका अमाउंट है, जैसे इशू ऑफ शेयर कैपिटल का 4 लाख था, अब 5 लाख रुपए हो गया है ना, तो ड्यूरिंग द ईयर इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 1 लाख की कैपिटल और क्या की, इशू की। मतलब अगर अमाउंट बढ़ा हुआ आ रहा है तो इट्स मीन ये कि आपने और ज़्यादा इशू किए होंगे तभी आपकी अमाउंट बढ़ी हुई आई, इसलिए 1,00,000 रुपीज़ आपके क्या हो गए, इशू हो गया, ठीक है। और 1,50,000 से 1 लाख हो गया, मतलब अमाउंट आपकी कम हो गई, मतलब ड्यूरिंग द ईयर मैंने डिवेंचर सेल कर दिए होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रिडेम्पशन करना, रिडीम करना। तो 50,000 रुपये आपका रिडीम हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपका बढ़ा हुआ है इसलिए वो भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या होता है, आउटफ्लो होता है, इसलिए 10,000 भी माइनस हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब ये देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि, हाँ जी, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वेट। अब इसमें अपन को ये करना है कि कौन सी एक्टिविटी का ये पार्ट है, कैश सेल ऑफ गुड्स का कैश में सेल आउट किया। ये डे टू डे की एक्टिविटी है, डे टू डे की एक्टिविटी किस में आती है, ऑपरेटिंग में। कैश पेड टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी डे टू डे एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी फाइनेंस नहीं है, इसलिए किस में आएगा, ऑपरेटिंग में। कैश पेमेंट ऑफ सैलरी वेजेस और टू एम्प्लॉय, ये किस में आ जाएगा आपके पास में, ये भी आपके पास हो जाएगा ऑपरेटिंग में। कैश पेमेंट टू एक्वायर ऑफ फिक्स एसेट्स, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया तो ये किस में आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ये किस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग में। पेमेंट और डिविडेंड किस में आ जाएगा आपके पास, फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, इन्वेस्टमेंट पे रिसीव किया इसलिए वो किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे रिसीव किया, तो डिबेंचर हमारा फाइनेंस एक्टिविटी है में जाता है, उस अगर इशू उसका फाइनेंसिंग में जाता है तो उसका इंटरेस्ट भी किस में जाएगा, फाइनेंस में चला जाएगा। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग। कैश पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये किस में आ जाएगा आपका, फाइनेंसिंग, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंस से रिलेटेड हो जाएगा, ये कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी डे टू डे की एक्टिविटी नहीं है, इसलिए किस में चला जाएगा, फाइनेंस में। होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब फाइनेंस में क्या आता है, ऑपरेटिंग में क्या आता है, और देखो इन्वेस्टिंग में क्या आता है। क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स भी आपका ऑपरेटिंग का ही पार्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, अगर आपका इनकम टैक्स उसमें आता है तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स भी उसी का ही पार्ट होगा, ठीक है, ये ऑपरेटिंग में आएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपका किस में आएगा, फाइनेंसिंग में। परचेज ऑफ लैंड एंड मशीन किस में आएगा, इन्वेस्टिंग में। परचेज ऑफ प्लांट आपका इन्वेस्टिंग में। कैश पेड और डिवेंचर आपका किस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग में। क्लियर हो गया आपको ये चीज़, होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, क्योंकि बहुत इजी है टॉपिक, अगर आप उसको बिल्कुल ढंग से समझेंगे
तो आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगा और इसका वेटेज अच्छा खासा आता है। अकाउंट्स का बहुत अच्छा ये टॉपिक बनता है। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम अकाउंट्स का जिसमें आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है और दे रहे हैं तो उसमें अकाउंटेंसी में ये टॉपिक अच्छा खासा कवरेज क्लियर करता है। और इसमें इतने बड़े कुछ क्वेश्चंस या ट्रांजेक्शन्स नहीं पूछे जाते हैं। मोस्टली आपसे ऑपरेटिंग ये कौन सी एक्टिविटी है वो पूछ सकते हैं या किस एक्टिविटी में क्या क्या आता है वो पूछ सकते हैं। अब देखो ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल आइटम्स। अब कुछ स्पेशल आइटम्स हैं उनका वो कैसे आप दिखाओगे और कहाँ से कौन सी एक्टिविटी में आएंगे वो इस चीज़ में अपन डिस्कस करेंगे। देखो पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉलोड। द अमाउंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर शोन एज आउटफ्लो ऑफ कैश इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो भी आप इंटरिम डिविडेंड पे करोगे ड्यूरिंग द ईयर वो आपका हमेशा क्या होगा, आउटफ्लो होगा। क्यों आउटफ्लो होगा? क्योंकि हमारा पैसा गया। इनफ्लो का मतलब क्या होता है? इनफ्लो का मतलब होता है कि अपने पास में मनी अपने बिजनेस में इनफ्लो हो रही है, मतलब अपने बिजनेस में मनी आ रही है। और आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? आउटफ्लो का मतलब होता है अपने बिजनेस से मनी जा रही है, अपने बिजनेस से मनी जा रही है, तो वो आपका क्या होता है, आउटफ्लो होता है। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड ये तो क्लियर आउट है कि आउटफ्लो स्टेट में आउटफ्लो है। इट विल एडेड बैक टू प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कैश प्रोवाइडेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरिम डिविडेंड आप जब आपको ट्रांजेक्शन में क्वेश्चन में दिया होगा तो आप उसको क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप उसको क्या करोगे, जो भी आपको प्रॉफिट ऊपर दिया होगा उस प्रॉफिट में इंटरिम डिविडेंड हमेशा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उस प्रॉफिट में इंटरिम डिविडेंड आपका ऐड हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कैश प्रोवाइडेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इफ the cash provided from operating activity calculated on the basis of revised figure of net profit। अगर आपका ऑलरेडी उसमें नेट प्रॉफिट में इंटरिम डिविडेंड माइनस है तो उस सिचुएशन में तो आपको इंटरिम डिविडेंड वापस ऐड बैक नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपके प्रॉफिट में इंटरिम डिविडेंड माइनस हो रखा है तो उस सिचुएशन में आपको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आपका जो प्रॉफिट दे रखा है उसमें इंटरिम डिविडेंड को माइनस ही नहीं कर रखा है तो उसका रिवाइज कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको वापस ऐड बैक नहीं करना पड़ेगा। बट इंटरिम डिविडेंड अगर प्रॉफिट में से माइनस है तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंटरिम डिविडेंड को ऐड करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो प्रॉफिट में ऑलरेडी माइनस किया हुआ होगा। प्रॉफिट में ऑलरेडी माइनस किया हुआ होगा तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो आफ्टर इंटरिम डिविडेंड दिखाएगा, इसलिए आपको इंटरिम डिविडेंड को पहले ऐड करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में आपको क्लैरिफाई करेंगे कि हमने इंटरिम डिविडेंड माइनस किया है या नहीं किया है। ठीक है, अब आता है प्रपोज डिविडेंड। द डिविडेंड इज ऑलवेज डिक्लेयर इन जनरल मीटिंग। आपका जो भी डिविडेंड होता है, डिविडेंड टॉपिक आपके लॉ में कवर हो चुका है, सुमित सर ने आपको कवर करवाया है वो टॉपिक। तो डिविडेंड क्या है और कैसे फाइनल डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, उन्होंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई आपको क्लासेस में समझाया है और वो आपके लॉ का भी टॉपिक है। तो डिविडेंड मैं आपको नहीं समझाऊंगी यहाँ पे कि डिविडेंड क्या चीज़ होती है और क्या क्या आता है उसमें, वो आप उस लेक्चर में जाके इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि डिविडेंड क्या चीज़ होती है। तो प्रपोज डिविडेंड, द डिविडेंड इज़ ऑलवेज, जो डिविडेंड होता है कंपनी का वो हमेशा आपकी जनरल मीटिंग में डिक्लेयर हो जाता है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बनने के बाद में आपका डिविडेंड जितना भी कंपनी को डिक्लेयर करना है वो डिक्लेयर कर देती है। इट इज़ देयरफॉर ए नॉन ऑपरेटिंग आइटम विच शुड नॉट बी परमिटेड टू अफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ कैश जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। Thus, the amount of proposed dividend would be added back to current year profit and payment made during the year in respect of dividend would be shown as outflow of cash। देखो आपका जो भी प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ होगा है ना, प्रपोज डिविडेंड होगा दिया हुआ, तो अगर आप जो प्रॉफिट लिखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो जो प्रॉफिट सबसे ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं ना अपन ड्यूरिंग द ईयर, उस प्रॉफिट में ये भी है कि प्रपोज डिविडेंड भी माइनस होके आ रखा होगा। अगर वो माइनस होके आ रखा है तो फिर वो हमारे पास में हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे इम्पैक्ट डालेगा। तो जो आपका प्रॉफिट दे रखा है उसमें आपको वापस प्रपोज डिविडेंड को क्या करना है, ऐड करना है। प्रपोज डिविडेंड को आपको क्या करना है, ऐड करना है। और अगर आप उसका ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट करते हो
तो फिर वो आपका आउटफ्लो हो जाएगा, वो आप माइनस कर दोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से। बट प्रपोज डिविडेंड अगर आपको दे रखा है तो वो वापस ऐड होगा, किस में ऐड होगा, आपके प्रॉफिट में ऐड होगा। जैसे आपका लास्ट अपन ने पढ़ा था इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड अलग होता है, प्रपोज डिविडेंड अलग होता है। प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है, ऐसा डिविडेंड जो प्रपोज हो गया, मतलब डिक्लेयर हो गया बट स्टिल पेमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। और इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है जो मतलब साल में कभी भी दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक इंटरिम डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड होता है। तो इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर कंपनी कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को पे कर देती है। तो इंटरिम डिविडेंड भी अगर दिया है तो वापस आपका एडेड बैक होगा, और अगर ड्यूरिंग द ईयर जितना भी पेमेंट किया है फिर वो माइनस हो जाएगा, है ना। ऐसे ही प्रपोज डिविडेंड भी है, अगर आपने ऑलरेडी प्रपोज डिविडेंड माइनस कर रखा है प्रॉफिट में से तो वो वापस ऐड होगा, और ड्यूरिंग द ईयर आप उसका जितना भी पेमेंट करोगे डिविडेंड का वो आपका आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, मतलब वो माइनस होगा। शेयर ऑफ कैपिटल मैंने आपको समझा दिया, अगर शेयर आपके पास 4 लाख रुपए के 2006 में है और 5 लाख रुपए के 2007 में है, तो आप ये अज्यूम करोगे कि ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपए के शेयर इशू हुए हैं। तो 1 लाख रुपए के जो भी शेयर इशू हुए हैं वो आप कहाँ दिखाओगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स भी आपको पता चल गया, परचेज होता है तो, और परचेज और सेल अगर फिक्स एसेट्स होता है तो आपका हमेशा किस में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इट इज़ ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एन आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन इन द इनकम स्टेटमेंट एंड P&L। देखो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, जो भी आपके प्रॉफिट बनता है तो प्रॉफिट में से अपन जितना भी अपना टैक्स होता है वो माइनस करते हैं ना, उसके बाद अपना आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। हैंस इफ द प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर टैक्स, अगर आपको प्रॉफिट इधर दे रखा है, पैट दे रखा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो टैक्स है, टैक्स अगर आपने पेमेंट कर रखा है, प्रॉफिट आपको विदाउट टैक्स दे रखा है, तो सिचुएशन में तो कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो आपको वापस टैक्स की अमाउंट भी जोड़नी पड़ेगी। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द टैक्स पेड would be recorded separately as a outflow of cash. The item of provision or taxation would not be treated as current assets. Sometimes the only information available about the provisions of taxation is appear in two figures, in opening balance and closing balance. Then in such case figure in the opening balance should be treated as outflow of cash, while the figure of closing balance is treated as non-cash and non-operating item, so it will be added back into operating activity. See, provision और taxation का आप क्या करोगे, जो भी आपको टैक्स की अमाउंट दे रखी होगी, अगर आपको ऐसा दे रखा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो मतलब जो आपका प्रॉफिट है उसमें टैक्स की अमाउंट क्या है, माइनस है, तो आपको टैक्स की अमाउंट भी वापस क्या करनी पड़ेगी, प्लस करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपने ड्यूरिंग द ईयर जितना टैक्स का पेमेंट किया है वो टैक्स की अमाउंट आपकी माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका अपन एक एग्जांपल करेंगे, अब सारे सिर्फ एग्जांपल ही करेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए सब चीज़ें। इसको प्लीज़ ध्यान से देखना अब ये कैसे चलता है। The cooperative balance sheet of Bansal Private Limited has two different dates provided the following information. प्लांट और मशीनरी का 2006 में वैल्यू है 1,35,000 रुपीज़ और 2007 में वैल्यू है 1,44,000 रुपीज़, सॉरी 13,50,000 रुपीज़ और 14,40,000 रुपीज़. It is informed that depreciation amount to 60,000 has been provided during the year. Find the changes that have taken place in the assets and also state their effect on cash flow. जब भी ऐसी कोई चीज़ आए उस सिचुएशन में सिंपली आपको अकाउंट बना देना है। ये मेरा अकाउंट बना, प्लांट और मशीन मेरा क्या है, असेट्स है, तो आपके जितनी भी असेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, डेबिट होती हैं, और सारी लाइबिलिटीज़ आपकी क्रेडिट होती हैं। तो ये आपके डेबिट होगा तो टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस आपने क्या लिख लिया 13,050 का, और क्लोजिंग बैलेंस मैंने कितने का लिख लिया 14,40,000 का। ठीक है, अब डेप्रिशिएशन मैंने प्रोवाइड करवाया तो आपके पास एंट्री क्या होगी डेप्रिशिएशन की, ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड और ऑल द इनकम्स शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो आपके ये एक्सपेंस है तो आप डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो ये डेप्रिशिएशन आपका क्या हो गया डेबिट हो गया,
तो इधर आप पोस्टिंग कैसे करोगे, बाय डेप्रिशिएशन। कितनी आ जाएगी, 60,000 की आ गई, ठीक है, 60,000 की आ गई। अब आपका 40,40,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, 13,50,000 का ये हो गया और 60 का आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो इसकी टोटल कितनी हो गई, 15 लाख रुपीज़, और इसकी टोटल कितनी हो गई, 13,50,000 रुपीज़। तो कितने का डिफरेंस है, 1,50,000 रुपीज़ का। इसकी टोटल भी अपन ने क्या लिखी, 15 लाख। डेबिट साइड और क्रेडिट शुड बी इक्वल। तो अब अमाउंट कितनी बच गई अपने पास, 1,50,000 रुपये। तो 1,50,000 रुपये अपन क्या ज्यूम करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर आपने न्यू मशीन परचेज की है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, टू बैंक 1,50,000। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पिछले एग्जाम्पल में भी कि जब आपका बैलेंसिंग फिगर बचता है डेबिट साइड में असेट्स के, तो वो आपका क्या कहलाता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर और मशीन क्या की है, परचेज की है, ठीक है। In the absence of specific information, it may be assumed that additional machine would be purchases. The amount spent on the plant and machinery represent a reduction in cash and cash equivalent, that there is a outflow of cash. ठीक है. Next example, in the cooperative balance sheet of Wilson Limited Private, the position of building account is as under. एक्लूमेटेड डेप्रिशिएशन 2006 में आपको दे रखा था 7 लाख रुपए और 2007 में दे रखा था 7,90,000 रुपये। ऐसे आपको बिल्डिंग भी दे रखी थी 38,40,000 की, 2007 में 39,10,000 की। अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ 74,000 वाज सोल्ड फॉर 60,000 एंड द एक्लूमेटेड डेप्रिशिएशन ऑन सोल्ड इज 20,000। देखो सबसे सिंपल है, सबसे पहले ये देखो कि इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। एक बिल्डिंग का पार्ट था जिसको 74,000 रुपये की थी, वो उसकी कॉस्टिंग कितने की थी, 74,000 रुपीज़ की, ठीक है। और उसको मैंने सोल्ड कितने में किया है, 20,000 रुपये में, ठीक है। और अभी क्या है ये देखो, उसके ऊपर ऑलरेडी डेप्रिशिएशन कितना लग चुका है, सॉरी 60,000 में मैंने सोल्ड किए, 60,000 में आपने इसको सोल्ड किया है और वो 75,000 की उसकी थी और उसके ऊपर डेप्रिशिएशन कितना लग चुका है, 20,000 रुपये का। तो आपको सीधा सीधा पहले तो इसमें से क्या हो जाएगा, 20,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इतनी मशीन की वैल्यू तो ये तो आपको बुक वैल्यू दे रखी है, ये तो आपको क्या दे रखी है, सॉरी कॉस्ट वैल्यू दे रखी है कि इतनी इसकी कॉस्टिंग थी। अब मशीन बची कितने की, अपनी नज़र में मशीन बची 54,000 रुपीज़ की, क्योंकि डेप्रिशिएशन तो प्रोवाइडेड हर साल होता है। तो जैसे जैसे आप कोई मशीन खरीदते हो तो उसके ऊपर वो डेप्रिशिएट होना उसी टाइम से शुरू हो जाती है। तो 54,000 की मशीन को मैंने कितने में बेचा था, 60,000 रुपीज़ में। इट्स मीन मुझे 6,000 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट, 6,000 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि 6,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ था, ओके। अब सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट बनाना चाहोगे, बिल्डिंग अकाउंट बना लेते हैं। बिल्डिंग अकाउंट में आपका टू बैलेंस बीडी आ गया 38 लाख। बिल्डिंग अकाउंट आपका क्या असेट्स है, तो असेट्स आपका डेबिट होता है, इसलिए आपके पास में टू बैलेंस बीडी आ गया 38,40,000 और क्लोजिंग बैलेंस आपके आ गया 39,10,000, ठीक है। अब आपको 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो आपके पास एंट्री क्या होती है प्रॉफिट की, ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड एंड ऑल द इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो ये आपकी इनकम है, तो इनकम आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और प्लांट एंड मशीनरी आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसकी पोस्टिंग क्या होगी, टू प्रॉफिट 6,000 रुपीज़, ठीक है, ये P&L में चला गया। अब पार्ट ऑफ मशीनरी 74,000 रुपीज़ मैंने 60,000 में बेची, मेरे पास क्या आया, कैश आया, कैश आया, तो मेरे पास में कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, कि ऑल द इनफ्लोज शुड बी डेबिटेड एंड आउटफ्लो शुड बी क्रेडिटेड। तो आपके पास में इनफ्लो है ये, तो इसलिए ये डेबिट हुआ, तो एंट्री क्या करोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। तो बाय कैश आपका कितने से आ गया, 60,000 रुपीज़ से।
और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना रुपए का था, 20,000 रुपये का। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, तो इधर डेप्रिसिएशन भी कितना का आ गया, 20,000 रुपये का। ठीक है, इधर की साइड की आपने टोटल की तो कितना हो गया, 39,90,000 रुपीज़। और इसकी टोटल आपके पास कितनी होगी, 38,46,000 रुपीज़। इसमें से 38,46,000 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे तो ये कितना बच गया बैलेंस, 1,44,000। और ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, तो मतलब वो क्या अज्यूम करोगे आप कि ये हमारी ड्यूरिंग द ईयर क्या है, परचेज है। आपको क्लियर हो गया ये चीज़। सिर्फ एंट्री सोचो दिमाग में, अकाउंट कौन सा है ये सोचो कि कौन से अकाउंट का पार्ट है, उसका क्या रूल चलता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग करनी है। दैट्स सो सिंपल। अब सेकंड अपन को किसका बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड, इट्स नॉट अ डेप्रिसिएशन, इट्स अ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी से शुरू होगा। देखो जो भी असेट्स होते हैं ना वो हमेशा टू बैलेंस बीडी, मतलब वो डेबिट होते हैं, इसलिए वो टू बैलेंस बीडी से शुरू होते हैं और उनका क्लोजिंग बाय की साइड में आता है। और जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से शुरू होता है, इसलिए वो बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है, फिर नीचे टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाता है। बैलेंस ब्रिंग फॉरवर्ड, नीचे की साइड में जितना भी आपका बैलेंस फिर बच जाता है वो फिर नेक्स्ट ईयर में आपका कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। इसलिए ये आपकी लायबिलिटी है, इसलिए इसको आपने क्या लिखा, बाय बैलेंस बीडी। कितने रुपए का था आपके पास में, 7 लाख रुपीज़ का। और टू बैलेंस सीडी आपके पास कितना बच गया, टू बैलेंस सीडी आपके पास बच गया 7,90,000 का, ठीक है। और ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या दिया, 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन दिया था, तो आपने एंट्री क्या की थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट में तो आपने क्या लिखा, बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन बन रहा है अकाउंट, तो आप क्या लिखोगे, टू बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में आपने क्या लिखा, 20,000 रुपये, ठीक है, ये बिल्डिंग आ गई। तो अब जो भी बैलेंस बचेगा वो किस में जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो 1,10,000 रुपये का बैलेंस बचा है ये आपका ड्यूरिंग द ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन कहलाएगा, ठीक है। और ये P&L अकाउंट में जाएगा। इधर 7 लाख का बैलेंस हो गया, इधर 8,10,000 का बैलेंस हो गया। तो जो भी बैलेंस बचेगा उसका बैलेंसिंग फिगर किस नाम से होगा, P&L अकाउंट के नाम से, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ड्यूरिंग द कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड हुआ है वो भी दे रखा है। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो किस में चला जाएगा, आपका P&L अकाउंट में, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये चीज़। तो अब अपन इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं एक बार। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन यू अबाउट द प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन आपका 2006 में था 15,000 रुपये, 2007 में था 20,000 रुपये, और नेट इनकम थी आपकी 50,000 रुपये की। अब वापस से मैं आपको उसी पे ले जाती हूँ, प्रोविजन एक्सपेंसेस का, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कैसे ट्रीटमेंट होता है। इट इज़ ए नॉन ऑपरेटिंग आइटम और आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन इन द इनकम स्टेटमेंट P&L अकाउंट, देयरफॉर शुड नॉट बी अलाउड टू रिड्यूस द कैश प्रोवाइडेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हैंस इफ द प्रॉफिट गिवन आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो द अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, द सेम वुड बी एडेड बैक टू करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर के प्रॉफिट में आपकी जो भी अमाउंट होगी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर वो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, मैं यही मानूंगी कि मेरी जो नेट इनकम दे रखी है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो 50,000 रुपये तो ये मेरा आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि hence if the profit is given after tax and amount of provision for tax made during the year same would be added back to current year profit। तो आपके 2006 का तो पीछे का डेप्रिसिएशन हो गया, करंट ईयर में आपने कितना दिया है टैक्सेशन, 20,000 रुपये, मतलब ये आपका जो 50,000 रुपये है ये आपका टैक्स माइनस करने के बाद आया, इसलिए 20,000 रुपये इसमें वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 70,000 रुपीज़। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 70,000 रुपीज़। इट्स नॉट ए करंट लाइबिलिटी।
प्रोविज़न ऑफ टैक्सेशन हमेशा आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी नहीं होती है। करंट लायबिलिटी वो होती है जो विद इन अ 12 मंथ पेबल हो जाए। तो ये टैक्स भी विद इन 12 मंथ पेबल हो जाता है, बट फिर भी ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी, ये करंट लायबिलिटी नहीं कहलाएगी। और ये नॉन करंट लायबिलिटी मतलब विद इन 6 मंथ इसका पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इसको यही एज्यूम करना है कि नॉन करंट लायबिलिटी है। एक और आपको क्वेश्चन दे रखा है, देखो 2006 में आपका प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन था 50,000 रुपये, 2007 में हो गया 70,000 रुपये। द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द ईयर अपन ने टैक्स कितना दिया 40,000 रुपये का। हाउ डू डील विद द आइटम प्रोड्यूसिंग टू नॉन करंट एंड यू आर ऑल्सो गिवन द नेट प्रॉफिट। 80,000 रुपये का मेरे को नेट प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। और प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन अपन ने ये पढ़ा था कि अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रखा है तो आपको हमेशा जो प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन की अमाउंट है ड्यूरिंग द करंट ईयर वो आपको हमेशा क्या करनी है, ऐड बैक करनी है। मतलब 70,000 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। 80,000 रुपये में 70,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1,50,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। In cash flow statement, the tax paid would be recorded separately as the outflow of cash and the item of provision for taxation would not be treated as current assets. ठीक है, तो अब ड्यूरिंग द ईयर उसने बता रखा है कि मैंने कितना टैक्स दिया है 40,000 का, तो 40,000 का टैक्स आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना अमाउंट हो जाएगा अब आपका प्रॉफिट का 1,10,000 रुपये। आपको समझ में आ गया। आपका बैलेंस कितना दे रखा है इसने, 50,000 रुपये का आपको बैलेंस दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, 50,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और 70,000 रुपये का आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें अमाउंट ऑफ टैक्स कितनी पे की अपन ने, 40,000 रुपये की टैक्स में अमाउंट पे की थी, 40,000 रुपये की पे की थी। ठीक है, तो कितना टोटल हो गया, 1,10,000 रुपये माइनस 50,000 रुपये, 60,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपके पास में 60,000 रुपये आपका पीएनएल का बैलेंस हो जाएगा। और कैश प्रोवाइडेड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे लिखोगे आप, एक तो नेट इनकम में से आपने 60,000 रुपीज़ क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, और 40,000 रुपये आपके पास में माइनस हो जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से ही माइनस हो जाएंगे जितना भी उसने कैश में पे किया है। ठीक है, क्लियर आउट हो गया ये चीज़ आपको। और अगर पीएनएल अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा तो उसके लिए अपन को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। पीएनएल अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, 50,000 रुपये, 70,000 रुपये। ड्यूरिंग द ईयर कितना पे किया, 40,000 रुपये। तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या होता है, पीएनएल होता है प्रॉफिट फॉर टैक्सेशन में। तो 60,000 रुपये आप पीएनएल अकाउंट में दिखाओगे, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप कितना दिखाओगे, 1,10,000 रुपये। ठीक है, उसमें से आपने जितना कैश पे किया वो माइनस हो जाएगा नीचे, 40,000 रुपये। The following comparative balance sheet contain the revealing questions upon the information about the provision for taxation. Provision for taxation 20,000 रुपये 2006 में, 2007 में 30,000 रुपये। You are informed। अब अपन को 50,000 रुपये ये बता रखा है कि पीएनएल मैंने चार्ज, पीएनएल में 50,000 रुपये आपके चार्ज किए। तो अब आपको पता लगाना है कि कितना आपके पास में कैश आया। तो सबसे पहले आपका प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनेगा, इसमें आपका 20,000 रुपये तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा और 30,000 रुपये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना पे किया, एंट्री क्या होती है, जितने भी पेमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होता है एक्सपेंसेस, और जितने भी इनकम्स होती है वो आपकी क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री टैक्स आपने जो बैंक से पे किया वो आ जाएगा इसमें। तो आप क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इधर आप क्या लिखोगे, इधर तो आपको पता ही नहीं कितना पे किया, लेकिन अपन को पीएनएल में कितना चार्ज हुआ, 50,000 रुपये इधर चार्ज हुए। तो मीन्स 40,000 रुपये आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किए। इन दोनों को प्लस कर दिया, 70,000 रुपये माइनस 30,000 रुपये, तो 40,000 रुपये अपन ने ड्यूरिंग द ईयर क्या किए हैं, पे किए। अब आपसे बैलेंसिंग फिगर में वो
ये पूछ सकता है कि P&L में कितनी अमाउंट जाएगी, या ये पूछ सकता है कि कैश में कितनी अमाउंट आएगी। इट्स तो सिंपल कि आपको सिर्फ अकाउंट बनाना है, उस अकाउंट को बना के ही आपको बैलेंसिंग फिगर इजीली काउंटेबल हो जाएगा कि क्या बैलेंसिंग फिगर मिसमैच है। इधर P&L आता है तो इधर बैंक आता है, तो कभी आपसे P&L पूछेंगे या आपसे बैंक पूछेंगे, ठीक है। सॉरी। अब एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं इनडायरेक्ट मेथड में आपको एक बार समझा देती हूँ। इसमें सारे आपके ट्रांजेक्शन कवर हैं पूरे के पूरे, तो आपको इजीली और क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि मतलब पार्ट वाइज आपसे कुछ भी क्वेश्चन पुटअप करें एग्ज़ाम में तो आप इजीली बता पाओगे। बहुत ध्यान से फोकसफुली आप ये क्वेश्चन देखिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें तीनों एक्टिविटीज़ आपकी कवर है, ठीक है। फ्रॉम द समराइज कैश अकाउंट of ABC Limited prepare cash flow statement for the year ended 31st December 2006. It's according with AS3 revised using the direct method and indirect method. The company does not have any cash equivalent. बैलेंस आपको दे रखा है 50,000 रुपीज़ का, और आपका समराइज कैश अकाउंट है ना। आपने इशू किए इतने शेयर्स, रिसीव्ड आपको कस्टमर से इतने हुए, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आपका इतना है, पेमेंट और सप्लाई इतना है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ओवरहेड एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी, टैक्सेशन, डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड बैलेंस। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास कितना दे रखा है, 50,000 रुपये। इनडायरेक्ट मेथड से मैं आपको इजीली एक बार बता देती हूँ कि ऑपरेटिंग में क्या आएगा, फाइनेंसिंग में क्या आएगा और इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा, ठीक है। अब देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ABC लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, नेट प्रॉफिट आपको कितना दे रखा, 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का ये नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, क्या क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स है। इश्यू ऑफ शेयर्स आपके किस में जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। वैसे आपके पास टैक्सेशन ड्यूरिंग द ये कितना पे किया है, 2,50,000 रुपीज़। तो 2,50,000 रुपीज़ इनकम टैक्स आपने जो पे किया वो माइनस हो जाएगा। इसमें वो नहीं दे रखा है कि भाई आपका इस साल का बैलेंस, इस साल का इनकम टैक्स, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स नहीं दे रखा है। अगर प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखा होता तो वापस वो एडेड बैक होता और ड्यूरिंग द जितना पेमेंट होता वो माइनस हो जाता। बट इसमें सिर्फ आपको टैक्सेशन दे रखा है, इसलिए ये सीधा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इनकम टैक्स पे कितना हो जाएगा, 2,50,000 रुपीज़ का, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब आपके पास आता है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आपका इन्वेस्टिंग में चला गया 100 रुपीज़, ओके। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास में, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी किस में चला जाएगा, इन्वेस्टिंग में। तो 200 आपके पास माइनस हो जाएंगे, लेकिन 100 आपके पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। डिविडेंड आपका किस में चला जाता है, फाइनेंसिंग में। तो फाइनेंसिंग में से आपका पास में क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग में चला गया आपका डिविडेंड, माइनस हो जाएगा। देन आपके पास देखो, अब इसमें रीपेमेंट ऑफ लोन कितना है, 300 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ आपका आउटफ्लो है, तो 300 आपका माइनस हो गया, ठीक है। अब इसमें इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 300 रुपीज़ दे रखा है, वो आपका क्या है, इनफ्लो। तो इनफ्लो है तो वो आपका ऐड हो जाएगा। तो 50 रुपीज़ आपका इधर माइनस में आ गया, इधर 100 रुपीज़ आपका माइनस में आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैश आपके पास पहले कितना था, 50, और एट द एंड ऑफ रेट कितना बचा, 150। तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 100, ठीक है। तो 100 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा, नेट इंक्रीज इन कैश कितना हो गया, 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपके पास में, इसमें आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी आ गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आ गई और आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी आ गई, और उसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो भी आ गई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक और लास्ट एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट एग्जांपल है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। MCQ मैं लिंक में दे दूँगी, एटलीस्ट 25 या 30 क्वेश्चन होंगे आपके MCQ के, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सेबी के ही प्रीवियसली क्वेश्चन हुए हैं। तो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के से कलेक्ट करके ही हम ये MCQ लेके आ रहे हैं। तो आप उन MCQ को करें, जैसे जैसे चैप्टर हो रहा है आप हमारी क्लासेस से जुड़े रहें। तो जैसे जैसे चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स में हो रहे हैं आप उसी टाइम उनका रिवीजन कीजिए, आप MCQ कीजिए, और आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर एक भी लेक्चर मिस हो जाता है, क्लास मिस हो जाती है, तो आपका फिर वो एक रूटीन ख़राब हो जाएगा। तो आप पूरा कंटिन्यूसली
लेक्चर्स से अपडेट रहिए तो आपका 1-1.5 महीने में आप अकाउंट्स, लॉ, ये 2 सब्जेक्ट्स आपके कवर हो सकते हैं। और MCQ आप उसी टाइम करते जाइए तो आपको बहुत चीज़ें, बहुत हेल्प मिलेगी आगे रिवीजन में भी। ओके, नेक्स्ट आपका हिल स्टेशन है। इतना बड़ा हिल स्टेशन वैसे आता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कवर कर रही हूँ कि मेरा मेन फोकस ये है कि इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स अगर आपसे एग्जाम्स में पूछे तो आप इजीली उनको बता सको। लाइक आपको फिक्स एसेट्स का एक पार्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे फिक्स एसेट्स अकाउंट बना के कितना प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ये पूछ सकते हैं आपसे, या कितना ड्यूरिंग द ईयर अपन ने परचेज किया, ये पूछ सकते हैं। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में कवर करने का मेरा मेन जो मोटिव है ये यही है कि अगर पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली उनको बना सको और अकाउंट्स बना के उनके आंसर्स निकाल सको। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ क्लासिक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, शेयर कैपिटल 2005 और 6 में आपको 70 हज़ार रुपये इक्वल दे रखी है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ना तो आपका इशू हुई कैपिटल ना रिडीम हुई। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। तो सिक्योर्ड लोन आपको 40,000 रुपये के दे रखे हैं। क्रेडिटर्स 14,000 रुपये के थे, अब 39,000 के हो गए। टैक्स पेबल 1,000 का था और 3,000 रुपये एट द एंड। P&L अकाउंट आपका 7,000 था और 10,000 रुपये हो गया। फिक्स एसेट्स 50 की थी, 91 हो गई। इन्वेंट्री 15 की थी, 40 हो गई। डेटर्स आपके पास 5 के थे, 20 हो गए। कैश 20 का था, 7 हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसिस 2,000 हो गए, 4,000 हो गया। सबसे पहले काम ये आपका फिक्स एसेट्स है, तो ये तो आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा। इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये चारों आपके क्या है? करंट असेट्स। करंट असेट्स क्यों है? क्योंकि ये विद इन 12 मंथ रिपेबल होते हैं, इसलिए इनको करंट असेट्स बोला जाता है। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ आपकी किस में आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आपके क्रेडिटर्स, टैक्स पेबल और क्रेडिटर्स आपकी इसमें क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटी। सिर्फ क्रेडिटर्स आपका करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। ओके, देन आपके पास इधर आपको सेल दे रखी 1 लाख रुपए की, इन्वेंट्री दे रखी 40,000 की, ओपनिंग आपका स्टॉक है 15 का, परचेज है 98 का, जीपी आपको दे रखा 27 का, जनरल एक्सपेंसेस 11 के, डेप्रिशिएशन 8,000 रुपये का, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन P&L में कितना है? 4,000 रुपये का। P&L में 4,000 रुपये का दे रखा है, तो मतलब आपको पता लगाना है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना आपका टैक्स पे हुआ है। इंट्रीम डिविडेंड 1,000 का दे रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपके पास कितना है? 7,000 का था, अब कितना बचा? 10,000 रुपये का। ठीक है, तो अब आपके पास में नेट प्रॉफिट 7,000 का था, 10,000 का बचा, और आपका जो भी कैश फ्लो में अपन ऑपरेटिंग क्या प्रॉफिट लिखते हैं वो अपन क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, है ना, एज पर P&L अकाउंट। तो वो कितना आ जाएगा आपका? 4,000 रुपये। ठीक है, तो इधर अपन ने सबसे पहले क्या लिखा? 4,000 रुपीज़। क्लियर आउट है? ठीक है, नेक्स्ट अब मैंने क्या बताया था आपको? प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का। आपके पास में ड्यूरिंग द ईयर जितना भी आपने डेप्रिशिएशन दिया है, मतलब प्रॉफिट में से आपका टैक्स, ये देखो 4,000 रुपये क्या हुआ है? माइनस हुआ है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट फॉर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन वापस क्या हो जाएगा? एड बैक हो जाएगा। ये आपका 4,000 रुपये वापस एड बैक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट आपको क्या माइनस करके दे रखा है? प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन माइनस करके दे रखा है, इसलिए मैं टैक्स को वापस क्या करूँगी? ऐड करूँगी। डेप्रिशिएशन में मुझे आफ्टर डेप्रिशिएशन भी मुझे प्रॉफिट में मुझे डेप्रिशिएशन माइनस करके दे रखा है, इसलिए 8,000 भी मैं क्या करूँगी? ऐड करूँगी। तो अब मेरा नेट प्रॉफिट क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो अब मेरे पास प्रॉफिट कितना आया? 16,000 रुपये का। 16,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। अब यह मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, है ना। अब इसमें मैं सारे जितने भी मुझे लेन देन करने हैं वो इसमें होंगे। ये आ गया आपको यहाँ तक समझ में? प्रॉफिट कैसे निकाला, है ना।
अब देखो, अब अपन वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। क्रेडिटर्स का करंट लायबिलिटी का रूल कैसा चलता है, अगर वो इंक्रीज हो रही तो ऐड करो, डिक्रीज हो रही तो माइनस करो। और करंट असेट्स का रूल उल्टा चलता है, अगर इंक्रीज हो रही है तो माइनस करो और डिक्रीज हो रही तो ऐड करो। करंट असेट्स पहले देखते हैं। 15,000 की थी, 40,000 रुपये हो गए, इंक्रीज हुई तो 25,000 रुपये क्या हो जाएंगे, लेस। 25,000 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, लेस। ठीक है। देन आके डेटर्स 5,000 के थे, अब 20,000 रुपये के हो गए, ये भी आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या कर दोगे आप, लेस। कैश आपके पास 20,000 रुपये था, कैश सॉरी नहीं आएगा, वो एंड में आपका ऐड होता है। प्रिपेड एक्सपेंसेस आपके 2,000 रुपये के थे, अब 4,000 के, ये भी इंक्रीज हो रहे, 2,000 रुपये आप क्या कर दोगे, लेस। करंट लायबिलिटीज़ आपकी 14 की थी या 39 की हो गई, तो कितना अमाउंट बचा आपका, 23, 26, नो 25, सॉरी 25, तो 25,000 रुपीज़ आप क्या कर दोगे, ऐड। ठीक है, ये हो गया। इसका बैलेंस आपका कितना बचा, 17,000 रुपये। ठीक है। अब 16,000 रुपये में से आपने ये सब करने के बाद में आपके पास कितना बचा, 1,000 रुपये बचा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। अब इसमें क्या करना अपन को, मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग द ईयर जितना भी टैक्स आपका P&L अकाउंट में ऐड हुआ है, मतलब माइनस हुआ है प्रॉफिट, वो वापस ऐड हो गया, 4,000 रुपये ऐड हो गया। अब अपन को पता करना है कि ड्यूरिंग द ईयर टैक्स का पेमेंट कितना हुआ। जितना भी टैक्स का पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर हुआ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लेस। इसके लिए आपको प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। आपका बैलेंस है 1,000 रुपये का और 3,000 रुपये का, और आपका P&L अकाउंट में कितना दिखा रहा है, 4,000 रुपये। इधर हो गया 5,000, इधर हो गया 3,000, मतलब 2,000 रुपये का आपका ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट हुआ है टैक्स, तो 2,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल गया। क्लैरिफाई पूरा प्रॉफिट कैसे निकला। ओके, नेक्स्ट अकाउंट आता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब देखो फिक्स एसेट्स थे 50,000 रुपये के, और ये था आपका 91,000 रुपीज़ का। अपन ने अकाउंट बनाया, अपन को पता ही नहीं ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज हुआ है ना। फिक्स एसेट्स अकाउंट 50,000 रुपये, इधर आपका 91,000 रुपीज़। डेप्रिशिएशन कितना दे रखा, 8,000 रुपये का, और कुछ दे रखा है कि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये हो गया आपका 99,000 रुपीज़ माइनस 50,000 रुपीज़, मतलब 49,000 की मशीन आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या किए, परचेज किए। तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखोगे, आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिख दोगे, 49,000 रुपीज़। ठीक है, या फिर इसमें कुछ सेल हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ये ट्रांजैक्शन आपका निपट गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, कैश बचा। इसमें आपका P&L हो गया, आपका टैक्स पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया। ठीक है, अब अपन आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। शेयर कैपिटल आपके पास 70 था, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब इसमें आपको दे रखा है एक चीज़, हर जो भी ट्रांजैक्शन है वो कहीं ना कहीं अकाउंट में आपके आना ही चाहिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें इंटरिम डिविडेंड कितना है, 1,000 का पे किया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, राइट। तो 1,000 रुपये आपका इंटरिम डिविडेंड हो गया माइनस, है ना। और लोन आपके कितने दे रखे थे, लोन आपके दे रखे था 40,000 रुपीज़ के लोन, मतलब रेस किए आपने, लोन आए आपके पास में, तो ये 40,000 रुपीज़ के लोन आपने प्रोसीड किए हैं। ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम लोन, तो नेट कैश फ्लो आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी से कितना हो गया, 39,000, 40,000 रुपीज़ एकदम गलती से
4,000 रखा, तो ये 39,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। तो नेट आपका जितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ वो प्लस माइनस करके अमाउंट आ जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आया होगा क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अब लिमिटेशन क्या होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, देखो, तो इट इज़ वेरी ट्रू दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ वेरी यूजफुल nowadays and serves many purposes, but it's necessary to take a certain precautions while making use of important tool. The reason is misleading conclusion might be found by not properly relating net income figure to the cash flow. Some of significant limitation of cash flow statement, क्या क्या इसकी limitation होती है? It is very difficult to prescribe. इसमें जो इसकी डेफिनेशन होती है ना कैश, उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है कि कैश के अंदर इसमें आती है इसकी डेफिनेशन में कैश और कैश इक्विवेलेंट। अब कैश इक्विवेलेंट में आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड करोगे या नहीं इंक्लूडेड करोगे, तो उसमें काफ़ी ट्रांजेक्शन्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। और एक होता है कि देयर इज कॉन्ट्रोवर्सी ओवर ए नंबर ऑफ आइटम, जैसे आपकी चेक हुए, स्टैम्प हुए, पोस्टल है, तो आप वो कैश मान लोगे या नहीं मानोगे, ये चीज़ का आपका लिमिटेशन है। ठीक है, एट प्रेजेंट business moves from cash basis to accrual basis. The prepaid and credit transaction might be represent an increase in working capital. It would be misleading to equate net income to cash flow because a number of non-cash item affect the net income. तो इसके कुछ लिमिटेशन है जिसके कारण से ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं आया। ओके, अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका कौन सा आइटम है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका कौन सा आइटम हो गया? ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल आपका क्या हो गया? फाइनेंसिंग। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया आपका फाइनेंसिंग। डिक्रीज इन शेयर कैपिटल आपका फाइनेंसिंग। सेल एंड फिक्स एसेट्स आपका इन्वेस्टिंग। और इश्यू ऑफ डिवेंचर आपका फाइनेंसिंग। ये सारी चीज़ें आई होप सो अब आपको क्लियर हो गई होंगी। ये सारी आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और चैप्टर वाइज आप क्वेश्चंस करते जाइए, लेक्चर्स करते जाइए, और जो भी आपके रिव्यूज़ हैं आप प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह से अपना वर्क कर रहे हैं, तो हम और जाके आगे जाके हम मोटिवेट हों और आपके लिए और लेक्चर्स डालें। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट।